Hello everyone, my name is Anuj Mishra and I am an MBBS student at AIIMS Bhubaneswar currently. So my rank in NEET 2022 was AIR 87. तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ओके, ये आपके एग्जाम्पलर का चैप्टर है. हम एग्जाम्पलर के इसके क्वेश्चंस देखेंगे. 11th क्लास का चैप्टर है और ये काफी इजी चैप्टर है. ठीक है, इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेसिक है और इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, जो है सीधा याद रखना है. ओके, इसमें पहले आपको टिश्यूज के बारे में बताते हैं कि सेल से टिश्यूज कैसे बनते हैं. ओके, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे रहता है. सबसे पहले आपका सेल रहता है ना. सेल के अंदर भी, अच्छा थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं. सेल के अंदर भी आपके क्या रहते हैं, ऑर्गेनेल्स. राइट, ऑर्गेनेल से क्या बनता है आपका सेल. ओके, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सिंपल ऑर्गेनेल्स दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स. सिर्फ आप माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर रख दोगे तो वो अपना फंक्शन सस्टेन नहीं कर सकता. बट सेल इज अ सेल्फ सस्टेनिंग कैप्सूल ऑफ लाइफ, है ना. आपने सुना होगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब काफी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं आपके टिश्यूज. ओके, और ये चैप्टर में आपको काफी तरह के टिश्यूज, 4 तरह के जो बेसिक टिश्यूज हम देखते हैं एनिमल्स में, उनके बारे में डिस्कस किया गया. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 4 तरह के टिश्यूज. पहला है एपिथेलियल, आफ्टर दैट यू हैव कनेक्टिव टिश्यू, देन यू हैव मस्कुलर एंड फाइनली यू हैव नर्वस. ठीक है, these are the 4 types of basic tissues which is found in your organisms. फिर इनके भी कुछ सब क्लासेस होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू के खुद के सब क्लासेस रहेंगे, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. फिर सिंपल एपिथेलियम में भी सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल, ये सब रहता है. ठीक है, सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू का भी डेंस कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव वगैरह वगैरह. मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड मसल. ठीक है, और नर्वस टिश्यू में आपका नर्व और न्यूरोग्लिया. तो टिश्यूज में भी काफी डिविजन रहते हैं. पर अगर आप आगे बढ़े तो काफी सारे टिश्यूज, ये जो मैंने 4 तरह के बेसिक टिश्यूज बताए, इनको आप अगर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन में ऑर्गेनाइज करें तो नेक्स्ट जो चीज बनती है वो है आपका ऑर्गन. जैसे कि हो गया आपका हार्ट में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, मस्कुलर टिश्यू मिल जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, नर्वस टिश्यू मिल जाएगा. 4 तरह के टिश्यू आपको हार्ट में मिल जाएंगे. राइट, तो बनता है ऑर्गन. और कई सारे ऑर्गन जो कि एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब जैसे आपके क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है. आपका हो गया एक्सक्रीशन, हो गया रेस्पिरेशन, हो गया डाइजेशन, हो गया अब्जॉर्प्शन, हो गया उसके बाद सर्कुलेशन हो गया, है ना. इनमें से एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कुछ ऑर्गन मिलकर रेगुलेट करते हैं और बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. राइट, फॉर एग्जांपल योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, और काफी सिस्टम्स मिलके बनाते हैं आपके लास्ट में ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे हम सब सेलुलर लेवल से ऑर्गेनिज से शुरू करके ऑर्गेनिज्म तक आ चुके हैं. ठीक है, बाकी इसके आगे की जो कहानी की ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशंस बनाते हैं, पॉपुलेशंस मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, बायोस्फीयर बनता है, ये सब आपके 12th क्लास के जो इकोलॉजी का चैप्टर है इसमें कवर होगा. फिलहाल आपको सिर्फ ऑर्गेनिज्म तक का पढ़ाया जाएगा, बाकी आपको 12th में पढ़ाया जाएगा. तो चलिए हम चैप्टर शुरू, इसके बाद अच्छा इस चैप्टर में ये सब बताने के बाद, टिश्यूज के बारे में बताने के बाद, आपको बताते हैं 3 ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बारे में, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग. राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं. सबसे पहला एमसीक्यू में लिखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल. तो दिस इज नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सबको पता है. दिस इज आंसर इज योर स्क्वेमस एपिथेलियम. ओके, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एडिपोज टिश्यू बिलोंग. Adipose tissue is a kind of connective tissue. Okay, ये काफी इजी बेसिक से क्वेश्चन है. ये सारे चैप्टर में दे रखे हैं,
तो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपका डेंस, लूज, स्पेशल। डेंस, लूज और स्पेशल। स्पेशल में आपका आता है एडिपोज, कार्टिलेज और बोन। ओके, तो पता चल गया आपको एडिपोज इज अ काइंड ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 3, which of the following is not a connective tissue? Bone, cartilage, blood and muscles. अच्छा, I missed one special connective tissue. It is a blood. Blood is also a connective tissue. But you know muscles. Muscles is a different kind of tissue. हमने पढ़ा था 4 तरह के टिश्यू: epithelial, connective, muscular और nervous. So muscle is not a connective tissue. It is a different kind of tissue. Okay? तो muscles को हमने select कर दिया है. थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसके साथ सॉल्व हो गया. Next, fourth question says setae help in locomotion in earthworm but are not uniformly present in all the segments. Setae क्या होता है? जैसे ये आपका अर्थवर्म मैं बना रहा हूँ, ये अर्थवर्म बना दो, ठीक है, ये अर्थवर्म की बॉडी हो गई। तो अर्थवर्म की बॉडी में एकदम छोटे 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 हेयर होते हैं उसके नीचे, मतलब वेंट्रल सरफेस पे, राइट। दिस इज द डॉर्सल सरफेस, दिस इज द वेंट्रल। ये देखिए आप, वेंट्रल सरफेस पे आपके जो सीट है वो भी आ चुके हैं। तो ये सीटों का काम क्या है? ये सीटें जो है दे हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, दे हेल्प इन लोकोमोशन। ये ऐसे छोटे छोटे पैर की तरह अर्थवर्म को रेंगने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट द सीटें आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स, ठीक है। तो किन किन सेगमेंट में नहीं होते? फर्स्ट सेगमेंट में नहीं रहते, क्लाइटेलम पे नहीं रहते और लास्ट सेगमेंट्स में नहीं रहते, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेगमेंट पे सीट एब्सेंट है, क्लाइटेलम पे सीट एब्सेंट है और लास्ट सेगमेंट पे सीट एब्सेंट है, तो आपका आंसर हो गया 20 to 22 सेगमेंट पे यू विल फाइंड योर सीट। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन था वैसे, यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा देन यू कैन इजीली आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कॉकरोच? Number of ovarioles in each ovary is 10. Okay, this is not true, right? Larval stage is called caterpillar. Cockroach में caterpillar नहीं मिलता. This is also not true. Enhanced styles are absent in females. This is like not true for cockroach. Similarly, fourth is they are ureotelic. Okay, ये मिल गया हमको correct answer. All other are wrong. Okay, anal styles females में present रहते हैं, larval stage caterpillar नहीं कहते हैं, cockroach का larval stage को nymph कहते हैं, ठीक है, caterpillar नहीं कहते। Number of ovarioles in each ovary are 10. This is also wrong. Okay, so fifth question we have solved. Let's move on to the sixth question. Match the following and choose the time. Match करना है। सबसे पहला दिया एडिपोज टिश्यूज, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, हाइलिन कार्टिलेज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे इजी कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो हो गया भाई ब्लड। ओके, डी का हो गया ट्रू। दो ऑप्शन मिल गए, तो दो ऑप्शन आपने ले लिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एडिपोज टिश्यू को भी आप इजीली फैट स्टोरेज के साथ लिंक कर सकते हो। ए का हो गया 4। तो हमको आंसर तो मिल गया है, पर जरा हम लोग बाकी का भी चेक करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ मिलता है आपको? स्किन पे मिलता है। एंड हाइलिन कार्टिलेज इज जनरली फाउंड इन द नेजल सेप्टम। तो आपका जो नोज का सेप्टम है, ठीक है, आपके जो नोज के दो चेम्बर है, राइट लेफ्ट दो चेम्बर रहता है, उसके बीच में एक सेप्टम रहता है। वो सेप्टम इट इज मेड अप ऑफ योर हाइलिन कार्टिलेज। बट आपका जो टिप ऑफ द नोज है, ठीक है, जिसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये हाइलिन कार्टिलेज का नहीं बना होता। तो बेसिकली करेक्ट टर्म क्या है? नेजल सेप्टम जो है it is of hyaline cartilage, but tip of nose is made up of elastic cartilage. ठीक है, याद रखिएगा, जो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ ईयर का ये वाला पार्ट, ये सब इलास्टिक कार्टिलेज से बने रहते हैं, बट अंदर जो सेप्टम रहता है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। ओके, दिस यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया। हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मतलब
एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होना, तो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ बाइसेक्सुअल कंडीशन, विच इज hermaphrodite, testis and ovary in the same animal. ठीक है. Then there is direct development. Direct development का मतलब क्या है? It means कि there is no larval stage in the animal. Larval stage is absent in the animal. Direct it develops. So next is chemoreceptor. Chemoreceptor, very easy. It senses the chemical substances. Okay. For example, in humans, chemoreceptors are present in your. Suppose you can call your olfactory and your gustatory receptor as a chemoreceptor. ठीक है. olfactory मतलब जो आपके नोज में जो केमिकल्स जा रहे हैं उनको जो सेंस करता है, स्मेल की सेंसेशन देने के लिए, दैट इज अ कीमोरिसेप्टर. प्लस योर गस्टेटरी मतलब जो आपकी टंग में जो सेंस आपके जो रिसेप्टर रहते हैं, दे आर आल्सो योर कीमोरिसेप्टर, क्योंकि वो भी केमिकल से सेंस करते हैं. इनके अलावा अगर आप ह्यूमन बॉडी में बात करें तो मैं बताता हूँ, आपके ब्लड में जो केमिकल होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए बॉडी में वेरियस पोजीशन में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, कि ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है क्या, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है क्या, ब्लड में एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है, बेसिक कंडीशन बढ़ रही है, ये सब सेंस करने के लिए बॉडी में वेरियस पोजीशंस पे कीमोरिसेप्टर होते हैं. दे जस्ट सेंस द केमिकल सब्सटेंसेस. इनका और कोई काम नहीं होता, दे सेंड द सिग्नल्स. ओके, दीज वर कीमोरिसेप्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म. इट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स. ओके, सो अर्थवर्म में क्या रहता है कि जो ब्लड रहता है, इट इज सर्कुलेटेड इन योर सीरीज ऑफ वेसल्स. इट हैज क्लोज सर्कुलेशन. ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेटेड इन वेसल्स, but blood is synthesized. The main constituents of blood are synthesized in your blood gland, which are present in your fourth, fifth and sixth segments of earthworm. ठीक है, याद रखना, जो blood glands होते हैं, they are present in your fourth, fifth and sixth segments of earthworm, and they produce the blood cells. They produce hemoglobin. So basically, जो hemoglobin is not in the RBC, in the earthworm, it is dissolved in the blood, right? ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आपके WBCs टाइप के सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करेंगे ब्लड में, दोज आर ब्लड सेल्स एंड इट प्रोड्यूसेस योर हीमोग्लोबिन. ओके, सो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन कहता है फैलोमियर, गोनोफोर, स्पर्मेटोफोर एंड ओवेरियंस. ओके, फैलोमियर, व्हाट इज फैलोमियर? फैलोमियर इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया अर्थवर्म का, कॉकरोच का, वो फैलोमियर कहलाता है. तो जब आप कॉकरोच का मेल और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंपेयर करेंगे, आपको कुछ कुछ काइटिनस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. दोज आर योर फैलोमियर्स. ओके, आफ्टर फैलोमियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड गोनोफोर. गोनोफोर इज द ओपनिंग ऑफ ejaculatory duct. Similarly, spermatophore is the bundles of sperm and ovariole is the chain of developing ovum. Very easy. Let's move on to the 9th question. Match the following and choose the correct option. First option is touch. So touch will be mediated by what? Your sensory papillae. Okay. Smell, nasal epithelium, cranial nerves are peripheral nerves, and medulla oblongata is foramen nerve. Okay. चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चलते हैं. स्टेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवर्म व्हिच आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड कॉल्ड क्लाइटेलम. सो क्लाइटेलम इज 14, 15, 16. डन. ओके, नेक्स्ट, वेयर आर द स्क्लेराइड्स प्रेजेंट इन अ कॉकरोच? सो कॉकरोच में आपके जो मीजो, देखो, स्क्लेराइड्स मतलब जो आपका जो बॉडी ऑफ द कॉकरोच है, इट इज डिवाइडेड इनटू segments and each segment has its own exoskeleton of chitin. ठीक है, तो जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, और ईच सेगमेंट का एक एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन अपना खुद का है. ठीक है, तो स्क्लेराइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स. इट इज द एक्सोस्केलेटन. ठीक है, डॉर्सली, दिस इज द डॉर्सल पार्ट. स्क्लेराइड्स आर डॉर्सल. सॉरी, Sclerites are dorsal, tergites are ventral. Okay. Next, 3rd question says, how many times do nymphs molt to reach the adult form? So answer is 13 times. A nymph has to molt 13 times to reach the adult cockroach.
ठीक है, याद रखना है. आइडेंटिफाई अ सेक्स ऑफ अ फ्रॉग इन विच साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स आर प्रेजेंट. इट इज अ मेल फ्रॉग. तो ओनली मेल फ्रॉग हैव वोकल सैक्स जिनसे साउंड निकल सकता है. तो जो टर टर की आवाज फ्रॉग्स निकालते हैं, दे आर द मेल फ्रॉग्स. दे ट्राई टू, क्यों निकालते हैं वो साउंड? बेसिकली दे ट्राई टू, इट इज अ फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट determines that the given frog is male, so that females can recognize the male frog, plus to call and attract the female for mating. Mating season में बढ़ जाता है जब बारिश वारिश ज्यादा होती है, तभी frogs का mating season होता है. इसी टाइम पे you will find the frogs ये vocal sacs produce कर, मतलब ये sound produce करते हैं for mating. Okay. Next is name the process by which a tadpole develops into adult. It is called meta. ये हमने 8th में भी पढ़ा है, morphosis. Okay. Next, what is the specific term given to earthworms body segments? अगर earthworm की body segments को हम term दे तो वो metameres कहलाते हैं, because it is a metameric segmentation. Okay. चलो. A muscle fiber tapers at both ends and does not show striation. मतलब इस तरह का है muscle fiber और striations उसमें नहीं है. So it is a smoothness or involuntary. ठीक है. Next is name the different cell junctions found in tissues. नेम करना है हमको सेल जंक्शंस. सबसे पहला है गैप, ठीक है, दूसरा है टाइट, तीसरा है एडियरिंग. तीनों मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको. तो दो सेल्स के बीच में, ठीक है, अगर आपको एकदम एक बैरियर बनाना है सेल्स का जिसके अक्रॉस कुछ वाटर वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता, तो आपको दो सेल्स को एकदम टाइटली जोड़ना पड़ेगा. इस जगह पे टाइट जंक्शंस काम आते हैं. टाइट जंक्शंस अगर होंगे तो इस जगह से इस कंपार्टमेंट में कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि दीज आर टाइट जंक्शंस. दे विल प्रिवेंट एनीथिंग टू मूव अक्रॉस दिस लेयर ऑफ सेल्स, अगर सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन. दूसरी चीज आती है एडियरिंग जंक्शन. अगर आपको सेल्स को चिपकाए हुए रखना है एक दूसरे के साथ एडियर करके, then you need adhering junctions. तो cells will allow movement of solutes. मतलब इस बैरियर के अलावा आप चीजें मूव कर सकते हो, बट सेल्स चिपके हुए रहेंगे. आप कितनी बार खींचो ना, वो हटेंगे नहीं, वो एकदम चिपके हुए रहेंगे. गैप जंक्शन मतलब सेल्स के बीच में अगर आपको आयंस का ट्रांसफर करने को इजी करना है, जैसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसफर ऑफ आयन या फिर ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देन यू नीड द गैप जंक्शन. मतलब सेल के बीच में गैप रहता है, दो सेल एक दूसरे के साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं और गैप जंक्शंस के थ्रू सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता रहता है. गैप जंक्शन एकदम फ्रीली अलाउ करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ एन अडल्ट मेल फ्रॉग. पहला फीचर है भाई वोकल सैक्स, दूसरा फीचर है भाई कॉप्युलेटरी पैड ऑन फोरलिम्ब. ठीक है. सो फोरलिम्ब्स में उनके कॉप्युलेटरी पैड्स रहते हैं और वोकल सैक्स रहते हैं मेल फ्रॉग्स में. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंपेरेबल टू अ टंग? कौन सा माउथ? तो एक पार्ट रहता है हाइपोफैरिंग्स करके. तो माउथ, कॉकरोच के सारे जो माउथ पार्ट होते हैं वो ऐसे सराउंडेड रहते हैं, बीच में हाइपोफैरिंग्स रहते हैं जो कि हिल सकता है. तो हमारा टंग भी माउथ के सारे पार्ट्स के बीच में रहता है एंड इट कैन आल्सो मूव. दैट इज व्हाई टंग हाइपोफैरिंग्स को हम लोग टंग से कंपेयर कर सकते हैं, है ना. Next, the digestive system of frog is made of the following part. Arrange them from beginning from the mouth. माउथ तो सबसे पहले आ गया. माउथ के बाद क्या आना चाहिए भाई? देख लो, बक्कल कैविटी आ सकता है शायद, है ना. माउथ के बाद आपका बक्कल कैविटी आएगा. उसके बाद आपका क्या आना चाहिए भाई? उसके बाद आपका ईसोफेगस आएगा. हाँ, स्वॉलो किया और स्वॉलो करके किधर जाएगा? स्टमक में जाएगा. स्टमक से वो किधर जाने वाला है? इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन से वो, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो किधर जाएगा? रेक्टम. रेक्टम से वो जाएगा भाई किधर? क्लोएका. यहाँ पे रेक्टम से एनस नहीं जाता, एनस एब्सेंट होता है फ्रॉग में. हमको पता है क्लोएका होता है. क्लोएका में आपका जेनेटो यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं. मतलब आपके स्पर्म हो गए, एग हो गए, या फिर आपका यूरिन हो गया, या फिर आपका फीसिस हो गया, सब क्लोएका से रिलीज होगा. और लास्ट में आपका क्लोएकल एपर्चर. ठीक है, right. Let's move on. What is the difference between cutaneous and pulmonary respiration? Cutaneous respiration is through skin, पहला difference, और pulmonary respiration is through lungs. Cutaneous respiration requires water. Pulmonary respiration, no water. Cutaneous respiration is found in aquatic.
कंडीशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज फाउंड इन लैंड कंडीशन। तो हो गए आपके 3 डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, बिटवीन किडनी एंड इंटेस्टाइन इज फाउंड इन फ्रॉग। चलो, वीनस कनेक्शन मतलब पोर्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मतलब एक आर्टरी आई, उसने एक ऑर्गन को ब्लड दिया, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद होना क्या चाहिए था, वेन को ब्लड ले देना चाहिए था, ठीक है, उस ऑर्गन से वेन ब्लड ले लिया, पर उस ऑर्गन से एक स्पेशल वेन आया जो वेन एक और ऑर्गन में जाके एंड हुआ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हार्ट। वेन्स एक्चुअली क्या हार्ट में जाके एंड होते हैं ना, बट दिस स्पेशल वेन, इट इज कॉल्ड अ पोर्टल वेन, इट विल नॉट एंड इन हार्ट, इट विल एंड इन अनदर ऑर्गन, जहां से एक और वेन जाके आपकी हार्ट में एंड होगा। तो ये वाला जो सिस्टम है जो दो ऑर्गन्स के बीच में चल रहा है, इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, याद रखिएगा इसको। फ्रॉग में 2 तरह के पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी और इंटेस्टाइन के बीच में रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, 2 तरह के पोर्टल सिस्टम हमने एक्सप्लेन कर दिए फ्रॉग के। चलिए आते शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। गिव द लोकेशन ऑफ हेपेटिक सीका इन कॉकरोच। सो हेपेटिक सीका इज एट द junction of your foregut and midgut. What is the function? Function is secretion of digestive juices. ठीक है, hepatic cica। चलिए, frogs are beneficial for mankind. Justify this. तो आजकल तो हमको frogs इतने दिखते नहीं है, बट एक्चुअली पहले आपके जो गांव में जाएंगे ना, तो आपको इवन आप पेरिफेरल जगह में आएंगे जहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे ज्यादा है, जहाँ पे थोड़ा मतलब नॉर्मल गाड़ी का यूज कम चलता है। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस, जैसे हमारे कॉलेज में भी आपको काफी फ्रॉग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे काफी हरियाली है इसलिए, और यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक इतना नहीं रहता कॉलेज के अंदर, सिर्फ बच्चे साइकिलिंग या फिर चल चल के जा रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपके जो फ्रॉग्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड? तो पहली चीज तो फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स और पेस्ट्स रहते हैं फ्रॉग उनको खा लेते हैं। तो जो भी आपके इंसेक्ट वगैरह रहेंगे फ्रॉग्स उनको खा लेंगे, तो वो फार्मर को हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। और दूसरा है कि पहला तो ये रह गया कि फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं और रेगुलेशन इन द फार्म लैंड। दूसरा है कि फूड चेन में भी फ्रॉग्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फ्रॉग्स को एक्सटेंड करवा देंगे तो बेसिकली आपका जो फूड चेन में काफी सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी, इससे आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसको टैकल करना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। और एक काफी छोटी बात है कि फ्रॉग जो होते हैं वो दे आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज वी यूज देम इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल। जो हार्ट टिश्यूज ऑफ फ्रॉग्स और मस्कुलर टिश्यूज ऑफ फ्रॉग्स, इनको हम स्टडी करने में यूज करते हैं। आजकल ये काफी बंद हो गया, मतलब पहले 11th-12th में भी करवाते थे, पर अभी 11th-12th में फ्रॉग्स कटिंग बंद हो गई है। बट आपके कॉकरोच शायद अभी भी कहीं कहीं करवा रहे हैं, बट फ्रॉग्स हैव बीन स्टॉप्ड। ओके, नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस डू नॉट possess tissue level of organization, though it is made of thousands of cells. Comment. So what is a tissue? Tissue is like many cells which perform a specific function. Organized, they are organized and they perform a specific function. Just a second. Sorry for the delay. चलिए, हम लोग थे C. Tissue is something which a lots of cell make up together and tissue performs a specific function. Okay, but in sponges, although बहुत सारे cells होते हैं, but they are not arranged to perform a specific function. मतलब जैसे आपके epithelial tissues arranged रहते एक barrier बनाने में, या फिर आपके muscular tissues arranged रहते contractile unit बनाने में, ऐसा आपको स्पॉन्ज में कुछ भी नहीं दिखने वाला। हर सेल स्पॉन्ज में अपना खुद का काम कर रहा है। इट इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सेल्स। ओके, इट नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स। ओके, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स, सो इट इज नॉट अ टिश्यू। उसमें टिश्यूज एब्सेंट होते हैं क्योंकि सेल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, सेल्स खुद का फंक्शन खुद कर रहे हैं।
हाँ, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसके बाद डाइजेशन, बट इट इज डन बाय इंडिविजुअल सेल्स, नॉट ग्रुप ऑफ सेल्स. दैट इज व्हाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन cells, sponges, right? Let's move on. Structural organization in animals attains different levels as cell organ या फिर organ system level. What is missing in this chain? Mention the significance of such an organization. तो यहाँ पे tissue absent, tissue is missing, but tissue level of organization is like, see, it should be present. It is very important because एक organ form करने के लिए आपको tissues चाहिए. You need, first your cells need to aggregate as tissues to give a specific function, and 4-5 such kind of tissues, different tissues, इनके अलग अलग function है. Sorry, मैं बोल रहा था कि cells को पहले खुद ऑर्गेनाइज करके एक तरह का टिश्यू बनाना है जो एक फंक्शन सर्व करे. ऐसे 3-4 टिश्यू टाइप के टिश्यूज जो कि अलग अलग फंक्शन सर्व करें, इनको लेके ही आप एक ऑर्गन बना सकते हो. सो विदाउट अ टिश्यू यू कैनॉट मेक एन ऑर्गन, एंड विदाउट ऑर्गन यू कैनॉट मेक एन ऑर्गन सिस्टम, विदाउट ऑर्गन सिस्टम यू कैनॉट मेक एन ऑर्गेनिज्म. सो टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, इनको ऑर्गेनाइज करने का रोल टिश्यूज का ही है, राइट? Next is stratified epithelial cells have limited role in secretion. Justify their role in our skin. Stratified epithelial cells का secretion में रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका काम नहीं है ये. Okay? They are not involved in secretion. इनका काम है protection. Their work is only to protect, to form a barrier. And this is their role in our skin. आपकी skin का काम ये नहीं है कि यहाँ से digestive juice secrete हो या फिर कुछ और secrete हो. Your skin, the major role of your skin is to give you a protective barrier, okay, to provide protection, to help to prevent anything coming inside your body, okay? That is the role of your skin. Next is how does your gap junction facilitate intercellular communication? Gap junction मैंने आपको बताया था क्या होता है. Gap junction इनको कहते हैं, गैप जंक्शन उन्हें कहते हैं जो कि दो सेल्स के बीच में आयंस का ट्रांसफर या फिर सब्सटेंसेस का ट्रांसफर अलाउ करते हैं. ये सेल 1, ये सेल 2, आपको दिख रहा होगा इनके बीच में कनेक्शन बना रखा है मैंने. दिस इज अ गैप जंक्शन. दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स. दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स. दैट इज व्हाई दे हेल्प इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. तो एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने में आपके गैप जंक्शंस इसीलिए हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई आर ब्लड, बोन, कार्टिलेज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज? बिकॉज दे हैव बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज में एक मैट्रिक्स रहता है और सेल्स रहते हैं, एंड दे जॉइन एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स. बोथ दीज फंक्शंस आर सर्व्ड बाय ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज, उसके बाद बोन, ब्लड, इनमें एक मैट्रिक्स रहता है. जैसे बोन में जो मैट्रिक्स रहता है इट इज ऑफ कैल्शियम. कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स रहता है इट इज ऑफ कॉन्ट्रिब्यूटिन सल्फेट. ब्लड में मैट्रिक्स लिक्विड रहता है, प्लाज्मा कहते हैं उसको. एंड दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जैसे ब्लड तो हर पार्ट को कनेक्ट करता ही है, उसके बाद बोन भी आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट ज्वाइन कर रहा है. कार्टिलेज इज डूइंग द सेम फंक्शन. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड योर कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एक्साइटेबल सेल्स. Mention special features of membrane of neuron. Neurons are excitable cells because on applying stimulus, they generate signals, so they can get excited. That is why they are excitable cells. और उनके membrane की एक significance है. जो membrane है उसके outside एक charge रहता है, अलग charge. Outside it is positive and inside it is negative. That is the significance of their membrane. That is why they are called excitable cells. This is a special feature of their membrane. Okay? उसमें बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं जो कि आयंस को इधर से उधर करते रहते हैं. सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं उनको. काफी पैसिव चैनल्स रहते हैं which maintain this positive and negative का difference in the membrane. Outside positive, inside negative. ठीक है? Outside positive, inside negative. Next, why are earthworms called friend of farmer? सिंपल सा रीजन है. अर्थवर्म आपके सॉइल में रहते हैं, सॉइल के अंदर बोर मतलब सॉइल को खाते रहते हैं. उनका 2 रीजन है. फार्मर को हेल्प करने का पहला रीजन है
अर्थवॉर्म का जो फीसिस होता है, इट इज अ फर्टिलाइजर, वेरी गुड फर्टिलाइजर। दूसरा, दे क्रिएट पोर्स इन सॉइल, और पोर्स इन सॉइल होंगे तो प्लांट के रूट्स को ब्रीथ करने में आसानी होगी, राइट। प्लांट के रूट ब्रीथ करने में आसानी होगी मतलब प्लांट्स को ब्रीथ करने में आसानी होगी मतलब आपके फार्मर की हेल्प ही हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज योर 10th क्वेश्चन सेज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म। सो इट इज वेरी इजी। डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे आपके जो पोर्स रहते हैं, मतलब जो आपके सेक्सुअल फीचर्स दिखेंगे, फीमेल पोर, मेल पोर, ये सब वेंट्रल सरफेस में दिखेंगे, डॉर्सल में नहीं दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर 11th 11th, correct the wrong statements in the following. In earthworm, a single male genital pore is present. No, there are two male genital pores. Setae help in locomotion of earthworm. It is true. Next is your muscular layer in the body wall of earthworm is made up of only circular muscles. Wrong. Longitudinal plus circular. दोनों muscles रहते हैं. Okay. Then typhulosole is the part of intestine of earthworm. Yeah, this is true. Typhulosole is a part of your intestine of earthworm. Very good. Next is why nephridia are similar structure that are basically similar in structure classified into 3 types. तो 3 तरह के nephridia होते हैं. First is your septal nephridia based on location. Reason क्यों है why it is classified based on location. दोनों तीनों का काम सेम है, तीनों nephridia का. Septal nephridia, pharyngeal nephridia, and third is your integumentary nephridia. दो सेप्टा के बीच में जो नेफ्रिडिया है, अर्थवॉर्म का आपको पता है ना, ऐसे ऐसे बॉडी रहता है, इनके बीच में सेप्टा होते हैं. इन सेप्टा में जो नेफ्रिडिया है वो सेप्टल नेफ्रिडिया. फेरेंजियल मतलब आपके फेरिंग्स के आसपास जो नेफ्रिडिया है वो फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और इंटेगुमेंट्री मतलब स्किन पे जो नेफ्रिडिया, दैट इज इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया. ओके. Common name of some animals are given in column A. Write their specific name in column B. Specific name मतलब टाइगर का पैंथेरा, टाइग्रिस, पीकॉक का पावो, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका. Then 14 says complete the following statement. Cockroach grinding of food particle is performed by mandible. Right? Sorry, gizzard in stomach. Malpighian tubules help in removal of nitrogen wastes. Hindgut is differentiated into, cockroach का hindgut is differentiated into ileum, colon, rectum. Cockroach blood vessel open into space called hemocoel. ठीक है. Mention special features of eye in cockroach. It gives mosaic vision. मतलब आपको अगर एक बंदा कॉकरोच के सामने खड़ा है तो एक बंदा नहीं दिखेगा, उसको बहुत सारे बंदे दिखेंगे, क्योंकि उसके आई में बहुत सारे छोटे छोटे आईज होते हैं, तो हजारों बंदे दिखते हैं उसको. It has more sensitivity, but it has less resolution. This is the features of your eye of the cockroach. Okay. Frog is poikilotherm, मतलब cold blooded है, exhibits camouflage and undergoes hibernation and estivation. How are these beneficial to it? देखो, hibernation और estivation में जब food कम हो जाता है तो you conserve it. That is the reason why they go into hibernation and estivation. Camouflage मतलब protection के वजह से, और poikilotherm मतलब क्योंकि वो water में रहता है ना, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं. राइट? काफी इजी क्वेश्चन है. राइट इन ब्रीफ द फंक्शंस एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? कीप द आई प्रोटेक्टेड इन फ्रॉग. राइट? टिम्पेनम ईयर है. टिम्पेनम इज बेसिकली ईयर्स. कोपुलेटरी पैड हेल्प्स इन मेटिंग. राइट. नेक्स्ट है आपका राइट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन बी अकॉर्डिंग टू फंक्शन. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कौन से टिश्यू का काम रहता है? इट इज बेसिकली क्यूबॉइडल, एपी,
epithelium. Protective covering is compound epithelium. Linking and supporting framework, connective tissue. Right. Now using appropriate example, differentiate between false and true segmentation. तो जैसे true segmentation मतलब जैसे आपके segments है, कुछ कुछ ऑर्गन्स का हर सेगमेंट में रिपीटेशन होना चाहिए. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का रिपीटेशन हर ऑर्गन हर सेगमेंट में होगा, नर्वस सिस्टम का रिपीटेशन हर सेगमेंट में होना चाहिए. तो इसको ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं. फॉल्स सेगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे है किसी एक सेगमेंट में सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी एक सेगमेंट में सिर्फ नर्वस सिस्टम है, और कुछ कुछ सेगमेंट में कुछ भी नहीं है इन दोनों में से. सो दिस इज फॉल्स. इट इज सीन इन योर टेपवर्म. फॉल्स सेगमेंटेशन is seen in tapeworm. True segmentation is seen in cockroach. Metameric segmentation. समझ आ गया ट्रू और फॉल्स के बीच में डिफरेंस. What is special about tissue present in heart? हार्ट में टिश्यू क्या सारे तरह के टिश्यू रहते हैं, एंड स्पेशल टिश्यू कौन सा रहता है? कार्डियक मसल. कार्डियक मसल. इट इज अ बिटवीन striated एंड स्मूथ. इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. It is involuntary, it is striated, it has gap junction, it has intercalated disc, it is branched, it is not straight or it is not tapering. ठीक है, that is special about this cardiac tissue. Classify and describe epithelial tissue on basis of structural modification in cell. तो पहला क्वेश्चन कहता है epithelial tissue को क्लासिफाई करना. सबसे पहले सिंपल मतलब वन लेयर. सिंपल में भी स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल. ठीक है, ये स्क्वेमस. क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड शेप्ड सेल्स. देन देयर इज कॉलमनार. कॉलमनार मतलब टॉल सेल्स. ठीक है, हो गया सिंपल. नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड. कंपाउंड मतलब मोर देन वन लेयर. तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस. स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में नीचे आपका कॉलमनार लेयर रहेगा सबसे, और उसके ऊपर कुछ कुछ पॉलीगोनल सेल्स रहेंगे, और सबसे ऊपर आपका स्क्वेमस लेयर रहेगा. इसके भी दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड. अगर इसके ऊपर एक केराटिन की लेयर है तो इट इज केराटिनाइज्ड, वरना फिर नॉन केराटिनाइज्ड. ठीक है. सो दिस वाज योर एपिथेलियम. नेक्स्ट, राइट डाउन द कॉमन फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू का कॉमन फीचर्स क्या है? दे कनेक्ट, दे हैव अ मैट्रिक्स, दे हैव सेल्स. ये कॉमन फीचर्स है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. बोन, कार्टिलेज. बोन्स आर हार्ड, कार्टिलेज आर सॉफ्ट. बोन्स आर they have calcium is more. कैल्शियम इसमें लेस रहता है. मैट्रिक्स इज प्रोटीनिशियस. मैट्रिक्स इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स रहता है क्या आपके कार्टिलेज में. इट कैन ग्रो बाइडायरेक्शनली, इट हैज यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ. लास्टली इट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई. बोन में और कार्टिलेज में नो ब्लड सप्लाई. दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन. कमेंट अपॉन गैमेटिक एक्सचेंज ऑफ अर्थवर्म. तो अर्थवर्म में क्या रहता है? सबसे पहले मेल ऑर्गन रहता है, देन फीमेल ऑर्गन रहता है. ये उसका हेड है. ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ऑर्गन. तो क्या होगा, एक अर्थवर्म इस तरह से आएगा, एक अर्थवर्म इस तरह से आएगा, इस तरह से उल्टा. तो इसका मेल इसके फीमेल के सामने होगा, और इसका फीमेल इसके मेल के सामने होगा. राइट. तो एक्सचेंज हो जाएगा. काफी इजी है, इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. कि एक इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा, मेल फीमेल एक दूसरे के आगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में सबसे पहले क्या रहेगा आपका? माउथ एंड बक्कल कैविटी. इसके बाद रहेगा आपका गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड. दिस इज क्रॉप एंड देन गिजार्ड. इधर से आपका फोर गट खत्म हो गया. चलो नेक्स्ट कलर से हम बनाएंगे मिड गट. मिड गट में आपका क्या रहेगा? ये रहा मिड गट.
मिडगट खत्म होते ही शुरू हो जाएगा हाइंडगट। हाइंडगट में कोलन, रेक्टम और लास्ट में क्लोएका। फोरगट, हाइंडगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में आप करेंगे हेपेटिक सीके, और मिडगट और हाइंडगट के बीच में आप करेंगे मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो दिस वाज योर कॉकरोच का लेबल्ड स्केच। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से रहता है? आपके किडनी बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। किडनी के ऊपर आपका टेस्टिस रहेगा, ठीक है। टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया निकलेगा, ये है आपका टेस्टिस, ये है वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया आके आपका यूरोजेनाइटल डक्ट बनता है, ठीक है, जिसमें आपका यूरिन भी रहता है और स्पर्म भी रहता है। ये ब्लैडर में जाके एम्प्टी होगा and it will go into cloaca, right? So this was your male reproductive system of a frog. Okay, guys, so we have finished with the chapter. We are done with the chapter and we go ahead and revise it. एक बार वापस देख लेते क्या क्या था चैप्टर में। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। All right, and then we saw the multiple choice question के बाद short answer question and long answer.